हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। यहाँ आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हमने पहले भी 2-3 वीडियो बना रखा है। जिसमें एक वीडियो था माइनर डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, तो सब लोगों ने नियर अबाउट माइनर डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा लिया है। उसमें ज़्यादातर दिक्कत नहीं है। सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है सेविंग अकाउंट में। सेविंग अकाउंट में कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये आ रहा है कि किसी का बैंक यूपीआई नहीं दे रहा है, किसी का बैंक एसबा नहीं दे रहा है। तो क्या क्या प्रॉब्लम इसमें हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये सब पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद कुछ जो कमेंट में कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा है हम उसको भी लेने की कोशिश करेंगे। तो पहले मेन मेन जो एवरेज क्वेश्चन है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या ओपन हो गया था, माइनर सेविंग माइनर सेविंग अकाउंट। तो इसमें माइनर सेविंग अकाउंट के लिए रिक्वायरमेंट क्या था। पहला, बर्थ सर्टिफिकेट एंड दूसरा पेरेंट केवाईसी। ये दो मिनिमम रिक्वायरमेंट होना चाहिए, तभी हमारा माइनर का सेविंग अकाउंट ओपन होगा। तो ये क्या है, ये है मिनिमम रिक्वायरमेंट। ये क्या है, ये है मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो बैंक क्या करता है, बैंक जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है उतने से ही अकाउंट ओपन कर देता है। तो इस टाइप से अगर किसी ने अकाउंट ओपन करवाया है यूजिंग बर्थ सर्टिफिकेट एंड पेरेंट्स केवाईसी, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर माइनर का पैन कार्ड बैंक ने नहीं लिया। तो बहुत से लोगों का यही क्वेश्चन है कि हमारे बैंक ने माइनर का पैन कार्ड नहीं लिया, तो हम आईपीओ अप्लाई करेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा या हमें मिलेगा। तो इसमें दो टाइप से आप आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं, एक एसबा के थ्रू, एक यूपीआई के थ्रू। तो उसमें हम देखते हैं आगे क्या होगा। अगर आपने ऐसे बैंक अकाउंट ओपन किया है जिसमें आपने डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट दिया हुआ है, पेरेंट का केवाईसी दिया हुआ है, पेरेंट का केवाईसी दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो पैन नंबर लगा हुआ है, पैन ये किसका लगा हुआ है, पेरेंट का लगा हुआ है। तो पैन नंबर यहाँ पर पेरेंट का लगा हुआ है, किसका पैन नंबर नहीं लगा हुआ है, माइनर का नहीं लगा हुआ है। तो अगर आप एसबा से अप्लाई करेंगे, एसबा, अगर आप एसबा से अप्लाई करेंगे तो एसबा किसके थ्रू, एसबा से अगर आप अप्लाई करते हैं तो किसके थ्रू अप्लाई होता है, बैंक बैंक की वेबसाइट या बैंक के ऐप से होता है, उसमें लॉगिन करना पड़ता है, उसके बाद एसबा से अप्लाई होता है, मतलब बैंक के पोर्टल से होता है। तो बैंक के पोर्टल में क्या माइनर का पैन नंबर आपने दिया है, नहीं दिया है, तो बैंक के पोर्टल पे किसका पैन नंबर पड़ा हुआ है, पेरेंट्स का पैन नंबर पड़ा हुआ है। तो अगर एसबा से अप्लाई करेंगे तो आपने एसबा से अप्लाई किया किसके लिए, माइनर के लिए, बट पैन नंबर किसका पड़ा हुआ है, पेरेंट का। तो यहाँ पर अगर आप एसबा से अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट क्यों होगा, क्योंकि बैंक के पोर्टल पे आपने केवल बर्थ सर्टिफिकेट दिया था, तो बर्थ सर्टिफिकेट में पैन नंबर होता नहीं है। पैन नंबर वहां से किसका ले लेगा, पेरेंट का ले लेगा। तो एसबा के थ्रू अगर आप अप्लाई करेंगे तो वहां से क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, कन्फर्म है रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां से पैन नंबर किसका लेगा, पेरेंट्स का लेगा, और दोनों में मिसमैच आ जाएगा, नेम में और पैन में, जब वहां से चेक होगा मतलब सेबी की साइड से। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए अगर आपको एसबा से अप्लाई करना है तो यहाँ पर ज्यादातर बैंकों ने क्या कर दिया है, ज्यादातर बैंकों ने एक थर्ड ऑप्शन भी दे दिया है। ये कंपलसरी नहीं है थर्ड ऑप्शन, बट यहाँ पे माइनर पैन नंबर, माइनर पैन नंबर को किसमें ऐड कर सकते हैं, ऐड इन माइनर सेविंग
अकाउंट। अगर आपने माइनर सेविंग अकाउंट में क्या कर दिया, माइनर का पैन नंबर ऐड करवा दिया, ये कंपलसरी ऑप्शन नहीं होता है। फिर मैं एक बार बता रहा हूँ, बैंक वाले मना भी करते हैं कई, बट ज़्यादातर बैंक में आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, सब में माइनर के अकाउंट में उसका पैन नंबर रजिस्टर करने का ऑप्शन आ गया है। तो अगर इसको आप अप्लाई कर मतलब रजिस्टर कर देते हैं, तब क्या होगा, तब अगर आप एसबा के थ्रू क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, एसबा के थ्रू इसके बाद अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपको सेव करने के लिए आ जाएगा दो डीमैट अकाउंट नंबर, एक पेरेंट का अकाउंट नंबर और एक माइनर का डीमैट अकाउंट नंबर। तो माइनर का डीमैट अकाउंट नंबर जब आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक बार चेक भी कर लेना होता है, बट जब आप पेरेंट्स के डीमैट अकाउंट में आप अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली पेरेंट्स का पैन नंबर लेगा, और जब आप माइनर के डीमैट अकाउंट में अप्लाई करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली किसका पैन नंबर ले लेगा, माइनर का पैन नंबर ले लेगा। तो आपका मतलब रिजेक्ट नहीं होगा, एसबा से अप्लाई करने पर आपका आईपीओ रिजेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, माइनर सेविंग अकाउंट में दो मिनिमम रिक्वायरमेंट हैं, बर्थ सर्टिफिकेट एंड सेकेंड पेरेंट्स केवाईसी। उसके अलावा थर्ड वाला आपको पूरा करना है, थर्ड रिक्वायरमेंट, जो कि मतलब कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, बट आपको इसको ऐड करवाना है जाके, पैन नंबर इन माइनर सेविंग अकाउंट। उसके बाद आप एसबा से अप्लाई करें। अगर आपके पास माइनर का पैन नंबर बैंक में रजिस्टर नहीं है तो आपको एसबा से अप्लाई नहीं करना है। फिर किससे अप्लाई करना है, तो यूपीआई से अप्लाई करना है। यूपीआई से अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, यूपीआई से अप्लाई करने के लिए आपको बैंक की वेबसाइट पे नहीं जाना है, उसके लिए आपको किस में जाना है, ब्रोकर की वेबसाइट पर जाना है। जैसे जीरोधा हो गया, फायर्स हो गया, अप स्टॉक हो गया, या जिसमें मतलब जिस भी ब्रोकर के यहाँ आपका एक मतलब डीमैट अकाउंट है, वहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में लॉगिन करना है। ट्रेडिंग अकाउंट में जब आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर यूपीआई का ऑप्शन आता है, यूपीआई से लॉगिन करने का, तो वहाँ से यूपीआई ऑप्शन पे लॉगिन करना है। बट इसके बाद ये एसबा वाला सबको क्लियर हो गया शायद। अब इसके बाद वहाँ पर काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये था कि हमारा बैंक यूपीआई नहीं दे रहा है, किसी किसी का ये क्वेश्चन था कि हमारा बैंक इंटरनेट बैंकिंग नहीं दे रहा है, किसी किसी का ये क्वेश्चन था कि हमारा बैंक ना तो इंटरनेट बैंकिंग दे रहा है ना तो यूपीआई दे रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, ये सब प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है, ना तो सेबी का कोई क्लियर गाइडलाइन है माइनर अकाउंट को लेके, और ना तो आरबीआई का कोई क्लियर गाइडलाइन है माइनर अकाउंट को लेके। ये मैंने पिछली बार भी वीडियो में यही बोला था, ये क्लियर सब लोगों को कब होगा, जब सेबी और आरबीआई दोनों ज्वाइंट एक मीटिंग करेंगे, ज्वाइंट दोनों का बैठक होगा। उसके बाद वहाँ पे मतलब हर एक पॉइंट के लिए डिसीजन लिया जाएगा, और इसके बाद ही कुछ इसके लिए पॉइंट निकल के आएगा। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आरबीआई एंड सेबी दोनों में ये प्रॉब्लम है कि दोनों अपने आप को, आरबीआई अपने आप को राजा समझता है, सेबी अपने आप को राजा समझता है, कोई किसी से कम नहीं है। तो ये दोनों मतलब कौन पहले पहल करे कि दोनों एक साथ मिलके ज्वाइंट मतलब ज्वाइंट मीटिंग रखें और हर एक पॉइंट का वहाँ पर प्रॉब्लम खोजा जाए। तो ये कभी ना कभी तो होना है, बट देखते हैं कब होता है। तो जब भी ये दोनों एक साथ बैठेंगे और इसका हर एक पॉइंट का प्रॉब्लम निकालेंगे, तभी कोई मतलब परमानेंट प्रॉब्लम निकलेगा। बट अभी के लिए हम बताते हैं कि आपको क्या करना है। तो कुछ बैंक ऐसे हैं जो यूपीआई भी देते हैं और इंटरनेट बैंकिंग भी देते हैं। तो उस बैंक की पहले हम लिस्ट देख लेते हैं कौन कौन क्या देता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे पहला हो गया HDFC बैंक, ICICI बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक,
एंड कोई किसी ने हमारे मतलब वीडियो में कमेंट किया था कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड कोटक कोटक महिंद्रा बैंक, ये दोनों भी मतलब यूपीआई एंड एंड एसबा दोनों देते हैं, तो भी आप लोग देख लीजिएगा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड, लिख भी देता हूं, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक। तो यहां पर देखिए HDFC, यूपीआई एंड एसबा ये दोनों प्रोवाइड करता है। ICICI बैंक, यूपीआई एंड एसबा ये भी दोनों प्रोवाइड करता है। और ICICI बैंक में सबसे अच्छा एक इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसमें जो सेविंग अकाउंट में हम पैसा रखते हैं तो इसमें ये भी फंक्शन है कि मतलब वो मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट बना लेता है, MOD मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट। तो मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट के बारे में एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट में क्या होता है कि आपको सेविंग अकाउंट में ही फिक्स अकाउंट का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। तो इसमें अगर MOD बना हुआ है, MOD, तो MOD का भी अमाउंट आप यूज कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू या एसबा के थ्रू IPO अप्लाई करने के लिए। तो इसमें प्रॉफिट क्या हो गया कि मतलब आपका समझ लीजिए एक टाइप का FD बना हुआ है और उसका भी पैसा आप यूज कर सकते हैं यूपीआई और एसबा के लिए। ऐसे ही IDFC फर्स्ट बैंक, ये यूपीआई तो देता है बट एसबा नहीं देता है, ये केवल यूपीआई देता है। ऐसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसको मैंने यूज तो नहीं किया हुआ है बट मैं अपना कमेंट सेक्शन पढ़ के बता रहा हूँ, उसमें लोगों ने कमेंट किया हुआ है कि कोई सुमन मैडम है, उन्होंने कमेंट किया हुआ है कि ये मतलब यूपीआई एंड एसबा, ये भी यूपीआई एंड एसबा दोनों देता है। और एक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में इन्होंने बताया हुआ है कि ये FD या मतलब MOD, जो MOD FD होता है, MOD FD का यूज करके भी यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं क्या, IPO। तो ये भी मतलब दो बैंक में ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी है, ICICI और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब यहाँ पर देखिए ये सब बैंक तो हो गए मतलब प्राइवेट बैंक, जिसमें कुछ मिनिमम बैलेंस वगैरह रखने का भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होता है। और सबसे ज़्यादा जो हमारे देश में सबसे बड़ा बैंक है SBI। तो SBI के लिए लोगों का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन था कि SBI में हमारा अकाउंट है माइनर अकाउंट, और SBI ना तो UPI दे रहा है ना नेट बैंकिंग दे रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमने एक वीडियो में वो ट्रिक भी बता रखा था कि आपको UPI और नेट बैंकिंग SBI में कैसे मिलेगा। तो वो वाला पॉइंट हम अब देख लेते हैं कि SBI में हमें क्या करना होगा। इतना सबको क्लियर हो गया कि सबसे पहले अगर आपको एसबा से अप्लाई करना है तो एसबा में क्या करना होगा, माइनर के सेविंग अकाउंट में आपको क्या ऐड करवा देना होगा, माइनर का पैन नंबर। और अगर आपको यूपीआई से करना है तो ये हमने बैंक का लिस्ट बता दिया मेन, और बहुत सारे बैंक हैं, चेक कर लीजिएगा आप लोग, और बहुत से सारे बैंक होंगे जो यूपीआई और एसबा दोनों देते होंगे। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन फाइल, ये क्या है, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन फाइल, CIF नंबर। तो सबसे पहले हमें समझना होगा CIF नंबर है क्या। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन फाइल का मतलब हो गया हर एक आदमी का, हर एक पर्सन का एक CIF नंबर होगा, वो माइनर हो या मेजर हो, उसका एक ही CIF नंबर होगा। बट उसके अकाउंट नंबर क्या हो सकते हैं, बहुत ढेर सारे हो सकते हैं अकाउंट नंबर। तो CIF नंबर एक पर्सन का एक ही होगा। किसी किसी बैंक में इसी को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर बोल देते हैं, UID यूनिक आइडेंटिफिकेशन
UID यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऐसे कुछ मतलब अलग अलग नाम दे देते हैं, बट ज़्यादातर बैंक में इसका CIF नाम है, मतलब कस्टमर आइडेंटिफिकेशन फाइल। और ये एक कस्टमर का एक ही होता है, किसी का दो नहीं होता है। पहले जब ऑनलाइन नहीं था तब मतलब दो हो जाता था, बट अब वो जब से आधार और पैन सब ऑनलाइन हो गए हैं तब से एक कस्टमर का एक ही CIF नंबर होगा। अब जैसे देखिए माइनर, माइनर और इधर हम लिख दे रहे हैं पेरेंट, ठीक है। अब जब माइनर का अकाउंट ओपन हुआ तो इसको एक नंबर मिल गया CIF नंबर। ऐसे ही पेरेंट को भी एक CIF नंबर मिल गया जो कि पेरेंट को डिनोट कर रहा है। ये वाला CIF नंबर माइनर को डिनोट कर रहा है। तो ये 11 डिजिट का होता है SBI में, तो इसको एक नंबर हम एज्यूम कर ले रहे हैं, 11 डिजिट का नंबर। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 जीरो ले रहे हैं। तो 11 डिजिट का एक हम ये नंबर मान रहे हैं कि ये जो CIF नंबर है ये माइनर का है, और पेरेंट्स का जो CIF नंबर मान ले रहे हैं वो 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0। तो ये एक नंबर हम मान ले रहे हैं पेरेंट्स का। ये दोनों CIF नंबर हो गया। अब CIF नंबर जब मतलब आपको CIF मिल गया तो उससे रिलेटेड एक अकाउंट नंबर होगा। तो यहाँ पर मान ले रहे हैं कि इस CIF नंबर से जो लिंक अकाउंट नंबर है वो हम ऐसे ही इसको भी एक रैंडम नंबर ले रहे हैं। ये हम मान ले रहे हैं कि इस CIF से अकाउंट नंबर जो ज्वाइंट है वो कौन सा अकाउंट नंबर है, माइनर का अकाउंट नंबर। ऐसे ही एक पेरेंट्स का अकाउंट नंबर होगा जिसको हम मान ले रहे हैं। ये केवल एज्यूम करने के लिए नंबर ले रहे हैं, इस नंबर का कोई आपको लेना देना नहीं है। 11 डिजिट का नंबर ले रहे हैं। ये हमने मान लिया कि ये पेरेंट्स का अकाउंट नंबर है। अब अभी इस मतलब ये मान लीजिए दोनों अकाउंट ओपन हो गए। अब इसमें क्या होगा, ये होगा सिंगल अकाउंट। अभी ये क्या है, सिंगल अकाउंट है। और ये क्या है, ये भी सिंगल अकाउंट है, ठीक है। अभी दोनों सिंगल अकाउंट है। अब क्या करना है आपको, दो आपको CIF मिल गया। अब ये करना है आपको कि ये वाला जो CIF है पेरेंट्स वाला, इसको लिंक किससे कराना है, माइनर के CIF नंबर से लिंक करवाना है। तो इसमें एक CIF लिंक करने का फॉर्म होता है, वो आप भर के दे देंगे। तो जो ये वाला CIF है ये इस वाले CIF नंबर से बैंक लिंक कर देगा। इसको अगर आप थोड़ा आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो ऐसे समझिए कि अब आप जब ये आपका CIF नंबर इससे लिंक हो जाएगा तो अब ये जो सिंगल अकाउंट था ये सिंगल अकाउंट ना होके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अब ये हो जाएगा अब ज्वाइंट अकाउंट, ठीक है। अब ये हो गया ज्वाइंट अकाउंट। अब इसमें फर्स्ट अकाउंट होल्डर कौन है, फर्स्ट, अभी इसमें फर्स्ट अकाउंट होल्डर है माइनर। अब जब ये ज्वाइंट हो गया तो इसमें एक सेकेंड अकाउंट होल्डर आ गया, सेकेंड अकाउंट होल्डर कौन हो गया अब इसमें, पेरेंट। ठीक है, इसमें सेकेंड अकाउंट होल्डर कौन हो गया, पेरेंट। यहाँ इसकी स्पेलिंग गलत हो गई, इसको सही कर देते हैं। ठीक है, तो उसमें इसमें सेकेंड अकाउंट होल्डर कौन हो गया, पेरेंट। और इसमें फर्स्ट अकाउंट होल्डर कौन है,
इसमें फर्स्ट अकाउंट होल्डर है पेरेंट। ठीक है, इतना सबको समझ में आ रहा है। मतलब आपने क्या किया है, मोटा मोटा आपने ये किया है कि माइनर का जो अकाउंट था, माइनर का जो सिंगल अकाउंट था, उसमें उसको आपने ज्वाइंट अकाउंट बना दिया है और उसमें आप मतलब पेरेंट्स एज ए सेकेंड अकाउंट होल्डर ऐड हो गए हैं। तो अब ये जो सिंगल अकाउंट था, ये सिंगल अकाउंट ना होके ज्वाइंट अकाउंट बन गया है और इसमें दो लोगों का नाम आ गया है, एक जो माइनर का पहले से था और एक पेरेंट्स का नाम आ गया है, जो पेरेंट्स सेकेंड अकाउंट होल्डर की तरह इसमें एक्ट करेगा। इतना सबको समझ में आ गया। मतलब माइनर के अकाउंट में पेरेंट सेकेंड अकाउंट होल्डर बन गया है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको एटीएम अप्लाई करना है। अब अगर आप एटीएम अप्लाई करेंगे माइनर के नेम या माइनर के अकाउंट नंबर से, मतलब माइनर के CIF से या माइनर के अकाउंट से एटीएम अप्लाई करेंगे। एटीएम किससे अप्लाई करेंगे? अगर माइनर के अकाउंट से या माइनर के CIF से, तो ये क्या हो जाएगा? रिजेक्ट, मतलब अप्लाई ही नहीं होगा। वहां पे कंप्यूटर में लिख के आ जाता है माइनर कैन नॉट एलिजिबल फॉर एटीएम, तो यहां पर अप्लाई नहीं होगा। अब आपको क्या करना है? माइनर के CIF से नहीं अप्लाई करना है आपको। किस, अब यहां पर आपका CIF जब यहां से लिंक हो गया तो यहां पर आपके CIF से दो अकाउंट दिखाएगा। एक अकाउंट कौन सा? एक जो आपका पहला अकाउंट ये था और एक अकाउंट ये आपके CIF में दिखाएगा 2223445550, जो कि आपके किसका अकाउंट है? माइनर का अकाउंट है। बट आप उसमें सेकेंड अकाउंट होल्डर ऐड हो गए हैं तो वो आपके मतलब आपके CIF में ये वाला भी अकाउंट दिखाएगा, क्योंकि उसमें भी आप एक अकाउंट होल्डर हो, वो भले ही आप सेकेंड अकाउंट होल्डर हो। तो ये इतना काम करने से एक फायदा क्या हो गया? बहुत से लोग बोल रहे थे कि इसमें हमें इंटरनेट बैंकिंग नहीं मिल रहा है, तो ये अपने आप आपके इंटरनेट बैंकिंग में शो करने लगेगा आफ्टर 24 आवर्स। मतलब आज आप ऐड कराएंगे तो कल शो करने लगेगा। तो एक एक आपका सोल्यूशन यहाँ से निकल गया कि आप जो ये बोल रहे थे कि आपके इंटरनेट बैंकिंग में मतलब माइनर को इंटरनेट बैंकिंग नहीं मिल रहा है, तो आपके ही इंटरनेट बैंकिंग में आपको कोई दूसरा इंटरनेट बैंकिंग नहीं लेना है, आपको किसी दूसरे इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन भी नहीं करना है। आप अपना इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करेंगे जिसमें ये वाला अकाउंट शो हो रहा था, तो ऑटोमेटिकली उसमें ये वाला अकाउंट भी उसी के नीचे शो हो जाएगा। और आप सारी मतलब सब कुछ जो अपने अकाउंट में करते हैं वो इसमें भी कर सकते हैं। बट इसमें आपको पहले इसमें ट्रांजैक्शन राइट्स अलाउ करना पड़ेगा। वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। जब आपका अकाउंट ऐड हो जाएगा तो ट्रांजैक्शन राइट करने का ऑप्शन ऑनलाइन भी आता है, तो ऑनलाइन भी कर सकते हो, बैंक में भी जाके एप्लीकेशन भी देके कर सकते हो। ट्रांजैक्शन राइट जब आपका इनेबल हो जाएगा, फिर आप एस्बा के थ्रू यहाँ से अगर आप अप्लाई करोगे IPO तो एस्बा के थ्रू भी लग जाएगा। बट वही याद रखना है कि एस्बा से अप्लाई करने के पहले आपको पैन नंबर माइनर के अकाउंट में ऐड करवा देना है। तो अब यहां से आप अगर एस्बा के थ्रू अप्लाई करोगे, एस्बा, तो अगर आप जब भी एस्बा के थ्रू अप्लाई करने पर SBI में पहले क्या होता है? पहले आपको डीमैट अकाउंट नंबर सेव करना पड़ता है। तो आप उसमें दो डीमैट अकाउंट नंबर सेव कर लेना, एक पेरेंट्स का और एक माइनर का। तो माइनर का जब आप डीमैट अकाउंट नंबर सेव करेंगे तो वहां पर पैन नंबर मांगेगा, तो पैन नंबर माइनर का देना है। जब आप पेरेंट्स का मतलब डीमैट अकाउंट नंबर सेव करेंगे तो वहां पे पैन नंबर मांगेगा, तो वहां पे पैन नंबर पेरेंट्स का देना है। मतलब जैसे आप अकाउंट नंबर सेव करते हो, जब पैसा ट्रांसफर करते हो इंटरनेट बैंकिंग से, तो उसमें पहली बार अकाउंट नंबर सेव करना पड़ता है। एक बार सेव हो जाता है तो ऑलरेडी ट्रांसफर करते रहते हो उसको सेलेक्ट करके। सेम ऐसे इसमें दो आपको डीमैट अकाउंट नंबर सेव कर लेना है इस बात से करने के लिए। पहला डीमैट अकाउंट नंबर पेरेंट्स का और दूसरा माइनर का, और दोनों में उसके रिस्पेक्टिवली जो भी पैन नंबर होगा वो दे देना है। अब यहाँ पर जब एस्बा में आप अप्लाई करेंगे तो अगर माइनर का डीमैट अकाउंट नंबर सेलेक्ट करेंगे तो वहां नीचे एक बार चेक कर लेना, वो ऑटोमेटिकली माइनर का पैन ले लेगा, पैन ऑफ माइनर। जब माइनर का सिलेक्ट करेंगे और जब पेरेंट्स का सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहां पर पेरेंट्स का पैन नंबर आ जाएगा। वहां एक स्क्रॉल बार बना होता है जिसमें दोनों पैन नंबर होते हैं, आप वहां पे स्क्रॉल पे क्लिक करके
चेक भी कर सकते हैं कि किसका पैन नंबर, किसका पैन नंबर है इसमें। और अब तो मतलब पहले स्क्रॉल पे चेक करना पड़ता था, अब ऑटोमेटिकली आ जाता है, आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल एक बार सेव कर लेना है। तो ये आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि आपको इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी वहाँ से मिल जा रही है। अब यहाँ पर आके देखिए, मतलब इंटरनेट बैंकिंग की आपको फैसिलिटी मिल जा रही है। आप इंटरनेट बैंकिंग में स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, बट केवल आप फंड ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। फंड ट्रांसफ़र अगर आप करेंगे तो वहाँ पे फिर ये भी एक बग है एसबीआई वालों का। जब आपने ट्रांजैक्शन राइट इनेबल कर दिया है तो इंटरनेट बैंकिंग से पैसे भी ट्रांसफ़र होना चाहिए, बट एसबीआई वालों का एक बग है, इंटरनेट बैंकिंग से वहाँ पैसा ट्रांसफ़र नहीं होता है। फिर वहीं लिख के आ जाता है मैसेज, दिस अकाउंट इज ए माइनर अकाउंट एंड दिस अकाउंट इज नॉट एलिजिबल फॉर ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र। तो ये एक टाइप का बग ही है इनका। जब ट्रांजैक्शन आपने इनेबल कर दिया तो आपको ट्रांसफ़र करना चाहिए। बट यहाँ पर देखिए एसबीआई के दो ऐप हैं। एक है एसबीआई योनो और एसबीआई योनो लाइट। तो आपको ये वाला यूज करना है, एसबीआई योनो लाइट। एसबीआई योनो लाइट में क्या है, लाइट में ये है कि लाइट में आईपीओ अप्लाई करने का भी ऑप्शन दिया हुआ है ऐप में, बट जो मेन एसबीआई योनो ऐप है उसमें आईपीओ अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो जब भी आपको अप्लाई करना होगा तो एसबीआई योनो लाइट अगर आपके पास है तो वहाँ से आप एस्बा के थ्रू आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो एस्बा के थ्रू सबका क्लियर हो गया। इसमें अकाउंट नंबर कैसे ऐड कराना है, कैसे आपको उसमें सेकंड अकाउंट होल्डर बनना है, ये सब आई थिंक सबको क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि एटीएम कैसे आपको अप्लाई करना है। तो एटीएम में हमने बताया कि अगर आप इस वाले सीआईएफ नंबर का यूज करके या इस वाले अकाउंट नंबर का यूज करके एटीएम अप्लाई करोगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब कि इस ऐसे तो हमें एटीएम अप्लाई नहीं करना है। तो फिर एटीएम अप्लाई कैसे करना है, एटीएम अप्लाई करना है आपको ये वाला सीआईएफ नंबर डाल के। कौन सा, एटीएम आपको अप्लाई करना है इस पेरेंट्स के सीआईएफ नंबर के द्वारा। अब क्या होगा, जब पेरेंट्स का सीआईएफ नंबर, ये आपको बहुत से एसबीआई में बताना पड़ेगा, नहीं वो कर देंगे गलत। जब एटीएम अप्लाई आप माइनर का नाम डाल के ना करिएगा, पेरेंट्स के नाम डाल के, और उसमें ये सीआईएफ नंबर डालिएगा कि इस सीआईएफ पे हमें एटीएम अप्लाई करना है, इस सीआईएफ नंबर और इस अकाउंट नंबर पे, जो आपका किसका अकाउंट नंबर है, माइनर का। तो जब वहाँ पे अप्लाई करेंगे, वो कंप्यूटर में आपका सीआईएफ नंबर डालेंगे तो आपके सीआईएफ नंबर के सामने एक स्क्रॉल विंडो खुला होगा। जैसे ये सीआईएफ नंबर हो गया 98765432 ये सीआईएफ नंबर जब वहाँ पे डालेंगे तो वहाँ पे एक स्क्रॉल विंडो ऐसे ओपन होगा, एक स्क्रॉल विंडो ओपन होगा और इसमें दो अकाउंट होगा। इस स्क्रॉल विंडो में एक पहले नंबर पे आपका अकाउंट दिखाई देगा 554433221110 और सेकंड नंबर पे ये वाला अकाउंट नंबर शो होगा, ये अकाउंट नंबर शो होगा। तो ये पेरेंट्स का अकाउंट नंबर है। अगर इसमें उन्होंने एटीएम अप्लाई कर दिया, दिखाई यही देगा, अगर वहीं से सेलेक्ट कर लिए आंख बंद करके तो आपके अकाउंट नंबर का एटीएम आ जाएगा। बट वहाँ स्क्रॉल डाउन करके ये वाला अकाउंट सेलेक्ट करना है, ये अकाउंट सेलेक्ट करना है माइनर का, उसके बाद एटीएम अप्लाई करना है तो एटीएम यहाँ से अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये आपके सीआईएफ के थ्रू इस अकाउंट में एटीएम अप्लाई हो रहा है माइनर वाले में, तो उसमें आप भी सेकंड अकाउंट होल्डर हैं और आप मेजर हैं, तो इसलिए उस अकाउंट में एटीएम अप्लाई हो जा रहा है। तो यहाँ से आपका एटीएम अप्लाई हो जाएगा और 7 दिन में अगर इस मेथड से आप करेंगे, एसबीआई वाले करने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो इस अकाउंट में 7 दिन में आपको एटीएम आपके एड्रेस पे रिसीव हो जाएगा। और जब आपके एड्रेस पे एटीएम रिसीव हो जाएगा तो वहाँ पर आपको यूपीआई पिन बनाना है। यूपीआई पिन एटीएम की हेल्प से बनेगा। अब यहाँ पर फिर एक बग है वहाँ पर एसबीआई के मतलब ऐप में और एसबीआई के सॉफ्टवेयर में कि इस वाले अकाउंट में अगर आप जैसे पैन नंबर ऐड कराए हैं, अगर माइनर अकाउंट में आप आधार नंबर भी ऐड करवा दीजिए तो आधार नंबर के थ्रू भी यूपीआई पिन बन जाना चाहिए, बट वहाँ से आधार नंबर के थ्रू यूपीआई पिन नहीं बनता है।
बट जब एटीएम आपका आ जाता है तो एटीएम के थ्रू यूपीआई पिन बन जाता है। तो एक बार अगर यूपीआई पिन बन गया, यूपीआई पिन बन गया अगर, तो आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो यूपीआई पिन बनने के बाद क्या करेंगे आप, यूपीआई पिन बनने के बाद आपको क्या करना है, ब्रोकर की वेबसाइट पे जाना है। ब्रोकर की वेबसाइट पर जाकर वहां पे ब्रोकर के ट्रेडिंग अकाउंट में लॉगिन करना है और वहां आईपीओ सेक्शन में जाना है। आईपीओ सेक्शन में आईपीओ अप्लाई करने का ऑप्शन होता है, वहां पे यूपीआई आईडी डालना होता है। तो अगर आपका यूपीआई पिन बन गया तो आपका यूपीआई आईडी भी बन जाएगा। यूपीआई आईडी आपको वहां डाल देना है। जब आप यूपीआई आईडी डालेंगे वहां पर, फिर आपके यूपीआई पे एक माइंडेट आएगा। उस माइंडेट को आपको क्या कर देना है, उस माइंडेट को आपको कंफर्म कर देना है पिन नंबर डाल के। जब कंफर्म कर देंगे तो आपका आईपीओ अप्लाई हो गए, मतलब उस समय आपका आईपीओ अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यूपीआई से अप्लाई करने में प्रॉब्लम कभी कभी ये होता है कि कभी कभी माइंडेट बहुत देर में आता है, कभी कभी आता भी नहीं है। जैसे आपका लास्ट डे है, आपने लास्ट डे दोपहर के बाद कहीं अप्लाई किया, मान लीजिए माइंडेट कहीं फंस गया कभी कभी, तो वो आता भी नहीं है टाइम पे। तो इसलिए एस्बा सबसे अच्छा है। अगर आप एस्बा के थ्रू अप्लाई करते हैं तो उसमें कोई भी टाइम नहीं लगता है और मतलब थोड़ा हमें ज़्यादा अच्छा लगता है एस्बा से अप्लाई करना। तो एस्बा के थ्रू ज़्यादा कोशिश करिए अप्लाई करने का। अब यूपीआई में देखिए, जैसे हमने बताया आरबीआई और सेबी दोनों ने क्या कमाल करके रखा हुआ है, दोनों इतनी बड़ी संस्था है। अब इन लोगों ने यूपीआई का लिमिट दिया हुआ है, जो यूपीआई का लिमिट आप यूज कर सकते हैं 5 लाख। वैसे तो 1 लाख लिमिट है ट्रांसफर करने का, बट ये माइंडेट ब्लॉक करने के लिए, जैसे इंश्योरेंस कंपनी हो गया, कोई बड़ा कॉलेज हो गया, या ये सेबी का मतलब आईपीओ के लिए हो गया, तो इसमें इन्होंने 5 लाख लिमिट दिया हुआ है। अब 5 लाख लिमिट में प्रॉब्लम क्या होता है कि आईपीओ या तो 1 लाट में आप अप्लाई करिए या 14 लाट में अप्लाई करिए। 1 लाट मतलब 15,000 नियर अबाउट, 14 लाट मतलब 2 लाख समथिंग, 2,10,000 के नियर अबाउट। और या तो 68 लाट में आप अप्लाई करिए। 68 लाट का मतलब 10 लाख समथिंग। अब इसमें यूपीआई के थ्रू आप दो ही में कर सकते हैं, या तो 1 लाट में करिए या 14 लाट में करिए। मतलब या तो आप रिटेल में करिए या HNI में करिए, जो 2,10,000 का होता है। ये सब मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, एक समरी दे रहा हूं। या तो आप बिग HNI में इसके थ्रू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिग HNI में क्या होता है, 10 लाख से ज़्यादा पर अप्लाई होता है और यहाँ पर आपकी लिमिट केवल 5 लाख है। तो इसके लिए एस्बा अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो अगर 10 बिग HNI करना है तो आपको एस्बा से अप्लाई करना पड़ेगा। और वो जो मैडम ने कमेंट किया हुआ था, उन्होंने ये भी बताया था कि जो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो एस्बा के थ्रू माइनर अकाउंट में 10 लाख से ज़्यादा का अप्लाई करवा देता है, तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो मतलब कितने लॉट में अप्लाई करना है, कब कब कहाँ कहाँ कैसे अप्लाई करना है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। अभी हमें आज ये डिटेल पता चल गया कि SBI मतलब किस किस बैंक का लिस्ट हमें पता चल गया कि किसमें में यूपीआई मिलता है, किसमें यूपीआई और एस्बा दोनों मिलता है। SBI में ये कुछ नहीं देते हैं, लेकिन इस ट्रिक का अगर आप लोग यूज करोगे तो आपको एस्बा भी मिल जाएगा और यूपीआई भी मिल जाएगा, और दोनों के थ्रू आप अप्लाई भी कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें आप इंटरनेट बैंकिंग से पैसे नहीं ट्रांसफर कर सकते। पैसे ट्रांसफर करना होगा ऑनलाइन, तो आप यूपीआई का यूज करके कर सकते हैं। और यूनो में एक फैसिलिटी और दिया हुआ है, कार्डलेस कैश विड्रॉल। मतलब आप विदाउट एटीएम के भी कार्ड कैश विड्रॉल कर सकते हैं, वो यूनो में ऑप्शन दिया हुआ है। उसकी लिमिट 20,000 है। वहाँ जाके आप यूनो कैशलेस विड्रॉल सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ अमाउंट डालना होता है। अमाउंट डालने के बाद एक नंबर वहाँ पे देना होता है, पिन नंबर टाइप का। फिर आप बैंक उसमें जाओ, एटीएम में, वहाँ कार्डलेस कैश विड्रॉल पे जाओ, उसको एटीएम मतलब अपने मोबाइल से स्कैन करो और वो पिन नंबर जो आपने दिया हुआ वो पिन नंबर डालिए, एक OTP आएगा उसको डालिए, फिर वो पैसा विड्रॉल हो जाता है। तो वो एक अलग पॉइंट है, बट हमने यहाँ उसको भी हल्का से डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पर आपको यूपीआई मिल गया, एस्बा मिल गया, कई बैंक प्राइवेट वाले मिल गए, और SBI जो सबसे बड़ा बैंक था हमारा वो मिल गया। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपको कितने लॉट में कब अप्लाई करना है, 1 लॉट में करना है, 14 लॉट में करना है, या 68 लॉट में करना है, और किस टाइप से करना है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कुछ लोगों के जो क्वेश्चन आए हुए, मतलब कुछ लोगों ने जो कमेंट किया हुआ था उसके बारे में। तो 1 मिनट वेट करिए।
तो यहाँ पर देखिए एक सुनील अरोड़ा जी हैं, उन्होंने बोला है एसबीआई में सेकेंड अकाउंट से आईपीओ अप्लाई नहीं होता। तो होता है, सेकेंड अकाउंट से भी हो, मतलब सेकेंड अकाउंट होल्डर भी कर सकता है, फर्स्ट अकाउंट होल्डर भी कर सकता है। सारा डिटेल हमने डिस्कस कर दिया है ऑलरेडी कि कैसे होगा। हमारे यहाँ सेकेंड अकाउंट होल्डर को एटीएम और नेट बैंकिंग कुछ नहीं दे रहे हैं। तो सेकेंड अकाउंट होल्डर के थ्रू इस टाइप से अगर आप करेंगे तो आपको नेट बैंकिंग लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ये वाला अकाउंट उसी में शो हो जाएगा, तो आपको नेट बैंकिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस माइनर वाले अकाउंट में आप एज ए सेकेंड अकाउंट होल्डर ऐड हो गए तो वही माइनर वाला अकाउंट आपके इंटरनेट बैंकिंग में ऑटोमेटिकली शो होने लगेगा। जब आप लॉगिन करेंगे आपको कहीं भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको ऑलरेडी मिल गया। उसके बाद डॉक्टर चेतन जामगर जी हैं, वो बोल रहे हैं पेरेंट्स एंड माइनर का मोबाइल नंबर एक रखने से यूपीआई आईडी और एसबा क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप दोनों में अगर आप मोबाइल नंबर एक रखते हैं, इसका मतलब एक मोबाइल नंबर से दो सीआईएफ लिंक हो जाता है। तो इसमें कुछ बैंक हैं जो यूपीआई अगर एक मोबाइल नंबर से दो सीआईएफ लिंक होते हैं, मतलब आपका भी सीआईएफ लिंक होता है और आपके मतलब चाइल्ड का भी सीआईएफ लिंक होता है, तो मतलब दो सीआईएफ हो गया और मोबाइल नंबर एक हो गया। तो इस केस में कुछ लिमिटेड बैंक हैं जो यूपीआई ऑप्शन नहीं देते हैं, जिसमें एक केनरा बैंक है जो हमें पता है, और बाकी यूपी में एक बड़ौदा ग्रामीण बैंक है। तो शायद बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रामीण बैंक जो है सब्सिडरी है बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो हो सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा भी ना देता हो। तो कुछ ऐसे बैंक हैं जो अगर आपके एक मोबाइल नंबर से दो सीआईएफ लिंक हैं तो वहाँ पर आपको यूपीआई की फैसिलिटी नहीं देते हैं, लेकिन ज़्यादातर बैंक देते हैं। जैसे एचडीएफसी भी देता है, आईसीआईसी भी देता है, एसबीआई भी देता है, आईडीएफसी भी देता है। तो ये सब बैंक आपको सेम मतलब मोबाइल नंबर से लिंक रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एसबा के थ्रू तो सारे बैंक देते हैं, आपको एसबा में मोबाइल नंबर का कोई लेना देना नहीं है, एक रखिए या दो रखिए। बट यूपीआई में कुछ बैंक हैं जो प्रॉब्लम करते हैं सेम मोबाइल नंबर पे अगर आपका दो सीआईएफ है। पूजा जी हैं, इन्होंने लिखा हुआ है एसबीआई माइनर से यूपीआई के लिए नेक्स्ट वीडियो। तो ये नेक्स्ट वीडियो हो गया, यूपीआई मतलब एसबीआई माइनर से कैसे आपको यूपीआई बनाना है और कैसे क्रिएट करना है, इनका भी आंसर हो गया। फिर चेतन जामकर जी हैं, ये डॉक्टर चेतन जामकर जी बोल रहे हैं प्लीज़ गिव लाइव डेमो ऑफ यूनो ऐप। तो इसका भी देख लेंगे, लाइव डेमो यूनो ऐप का आने वाले समय में इसका भी वीडियो मिल जाएगा आपको। एक कमेंट आया हुआ है, कोई कुमार जी हैं, अभी मैंने अपने बच्चों के नाम से माइनर अकाउंट खोला है, उसमें नॉमिनेशन ज़रूरी है? तो माइनर अकाउंट में नॉमिनेशन ज़रूरी नहीं है। माइनर अकाउंट में आप ही का सीआईएफ लगता है, मतलब आपका केवाईसी लगता है। मतलब माइनर अकाउंट में पेरेंट का केवाईसी लगता है। तो अगर आप पेरेंट का केवाईसी लग गया तो ऑलरेडी आप ही के केवाईसी पर वो है, तो आप ऑलरेडी उसमें नामनी ऐसे ही हो, तो इसलिए उसमें नामनी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और सेबी भी बोलता है कि माइनर डीमैट अकाउंट में नामनी का कोई ज़रूरत नहीं है। एक कोई नॉलेज सेल्फ करके कोई आईडी है, वहाँ से आया हुआ है। क्या बोल रहे हैं भाई, समझ में नहीं आ रहा है? तो शायद ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर सुमन जी ने जो हमने बोला कि काफ़ी कमेंट किया हुआ है, इन्होंने मेरा एक कोई वीडियो देखा हुआ है पिछला, उस पर इन्होंने कमेंट किया है टोटली मिस गाइड वीडियो। तो आई थिंक मिस गाइड तो नहीं है, आप लोग अगर इसको करके देखेंगे तो आपको रिजल्ट खुद मिलेगा। और सुमन जी से मेरा ये भी कहना है कि अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो आप फिर से एक बार वीडियो देखिए, शायद आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा। वैसे जो आपने सजेशन दिया था उसको हमने काफ़ी यूज किया हुआ है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक। फिर उसके बाद प्रदीप जी हैं, इन्होंने कमेंट किया हुआ है कैन बी अप्लाई एन एचएनआई कैटेगरी फॉर माइनर अकाउंट। तो आप एकदम एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस मतलब एचएनआई में करेंगे तो 2,10,000 का होता है, जो यूपीआई और एसबा दोनों के थ्रू कर सकते हैं। अगर बिग एचएनआई में करेंगे तो आपको
का उसमें अमाउंट जो ब्लॉक होता है वो 10 लाख समथिंग अमाउंट ब्लॉक होता है, मतलब मोर देन 10 लाख, तो उसको आपको अप्लाई करने के लिए यूपीआई से नहीं होगा, क्योंकि यूपीआई की लिमिट 5 लाख है। उसको आपको करने के लिए एस्बा का यूज करना पड़ेगा। फिर एक कमेंट आया है, रचित कोई है, सर एसबीआई और ग्रो दोनों में माइनर आईपीओ के लिए क्लियर करें। तो इसमें एसबीआई तो माइनर डीमैट अकाउंट ओपन करता है, बट ग्रो एक ऐसा बहुत बड़ा ब्रोकर है जो माइनर डीमैट अकाउंट नहीं ओपन करता है। तो ग्रो में आपका अगर अकाउंट है तो आप माइनर डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। इसके पहले मैंने जो माइनर डीमैट का वीडियो बनाया हुआ है उसको आप देखिए, उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एसबीआई में माइनर डीमैट अकाउंट ओपन होता है, बट ग्रो में नहीं होता है। फिर इन्होंने वही सेम कमेंट किया हुआ है, सर क्या ग्रो में नहीं हो सकता माइनर का? नहीं हो सकता है माइनर का इसमें। निपुण सिंह कोई है, इन्होंने किया हुआ है, बिग एचएनआई आईपीओ यूपीआई से अप्लाई नहीं हो पाएगा माइनर का। हाँ सही, इन्होंने कमेंट किया हुआ है, बिग एचएनआई नहीं हो पाएगा क्योंकि यूपीआई का लिमिट 5 लाख है और वो 10 लाख से ज़्यादा लगता है उसको अप्लाई करने में। फिर सुमन जी का फिर मैसेज आ गया, इन्होंने किया हुआ है कि ओपन माइनर सेविंग अकाउंट विथ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। आई आल्सो अप्लाई माई माइनर आईपीओ बिग एचएनआई कैटेगरी थ्रू दिस बैंक। तो इन्होंने ये सुमन जी ये बोल रहे हैं कि हमने अप्लाई किया हुआ है बिग एचएनआई। अब इन्होंने दोनों बैंक लिख दिया है, शायद इन्होंने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से किया हुआ है। तो आप लोग एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। फिर इन्हीं का मैसेज है, हाँ भाई एयू बैंक में सेविंग लिंक एफडी से आईपीओ अप्लाई होता है, जैसे भी हमने बताया आईसीआईसीआई बैंक में भी होता है, और इन्होंने यहाँ पे ये कंफर्म किया है कि एयू फाइनेंस बैंक से भी होता है। तो ऐसे आप लोगों को भी किस बैंक में अकाउंट है वो क्या फैसिलिटी देता है, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आपका किस में अकाउंट है और वो क्या फैसिलिटी देता है। फिर एक कमेंट है जानसी का, इसमें इन्होंने बोला हुआ है, कौन से बैंक माइनर अकाउंट में यूपीआई और नेट बैंकिंग देते हैं? तो ये सब हमने डिस्कस कर दिया, कौन से बैंक यूपीआई और नेट बैंकिंग देते हैं इस वीडियो में। और फिर जानसी जी ने किया है, कौन कौन से ब्रोकर ट्रेडिंग की फैसिलिटी देते हैं? तो ट्रेडिंग आप किसी भी डीमैट माइनर अकाउंट में नहीं कर सकते हैं। डीमैट माइनर या ट्रेडिंग अकाउंट में केवल आप क्या कर सकते हैं, उसमें सेल कर सकते हैं बस, बाकी कुछ नहीं कर सकते, खरीद भी नहीं सकते हैं। अगर आपको कुछ बाय करना हो, खरीदना हो, तो आपको अपने अकाउंट में खरीदना पड़ेगा और फिर आपको डोनेट करना पड़ेगा अपने माइनर चाइल्ड को। आप वहाँ खरीद नहीं सकते, केवल आप वहाँ सेल कर सकते हैं। जो आपने डोनेट किया है वो सेल कर सकते हैं, या आईपीओ के थ्रू जो अलॉटमेंट होता है उसको सेल कर सकते हैं। सेल करने के बाद जो भी अमाउंट उसमें आएगा वो माइनर के अकाउंट, सेविंग अकाउंट में आप विड्रॉल कर सकते हैं, बस इतना कर सकते हैं, ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इनकेश्वर वर्मा जी कोई हैं, उनका एक मैसेज आया हुआ है, भाई साहब कौन सी बैंक में माइनर बैंक अकाउंट में यूपीआई देते हैं बता दीजिए। तो इसका हमने पूरा डिस्कशन कर लिया, कौन से बैंक में यूपीआई देते हैं, कौन से में नहीं देते हैं। फिर एक ऋषिकेश जी कोई है, इन्होंने मैसेज किया है, मेरे बच्चे का एसबीआई में सेविंग अकाउंट ओपन किया है और जिरोधा में डीमैट अकाउंट ओपन किया है, अब उसका यूपीआई आईडी बनाना है, बैंक ने माइनर का चेकबुक और एटीएम कार्ड नहीं दिया है, प्लीज़ इस बारे में बताइए। तो ये एसबीआई वाला मैंने पूरा डिस्कस कर दिया कि कैसे आपको यूपीआई आईडी बनाना है। और हाँ, ये एसबीआई वाले चेकबुक नहीं देते हैं, चेकबुक भी नहीं देते, चेकबुक का कोई काम भी नहीं है। फिर एक मैसेज आया हुआ है, हेलो सर, बैंक वाले माइनर के पैन कार्ड अकाउंट में नहीं लगा रहे हैं, मुझे डाउट हो रहा है कि मेरा पैन कार्ड
बैंक में लगा है, अप्लाई करने पर आईपीओ रिजेक्ट हो जाएगा। ओके सर। माइनर बैंक अकाउंट में नेट बैंकिंग से इतना आईपीओ के लिए ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और कौन से बैंक में ओपन कर सकते हैं, प्लीज रिप्लाई। तो आपको मैंने सारा डिटेल इसमें दे दिया है। आपका मैंने बताया कि बैंक मिनिमम रिक्वायरमेंट आपसे ले लेता है, तो आपसे मतलब सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट लिया होगा और आपका केवाईसी अकाउंट ओपन कर दिया है उसने। आपको आपका पैन नंबर नहीं लगाया है, तो अगर आपका पैन नंबर नहीं लगाया है तो भी आप यूपीआई से तो कर ही सकते हैं, यूपीआई से करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप अगर अपना पैन नंबर रजिस्टर करा देते हैं तो आप यूपीआई से करिए या एसबा से करिए, दोनों से कर सकते हैं। तो ये आप देख लीजिए। फिर एक मैसेज है, नवनाथ पवार जी का एक मैसेज है। सर मैंने डीमैट अकाउंट माइनर एसबीआई बैंक ओपन किया है, लेकिन माइनर अकाउंट ने नेट बैंकिंग में एरर आ रहा है, जिससे बैंक वाले चाह कर भी सॉल्व नहीं कर पा रहे, डेबिट कार्ड भी अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो मुझे डीमैट अकाउंट ओनली शेयर ट्रांसफ़र कर पाता हूं, लेकिन आईपीओ अप्लाई नहीं कर पाता हूं, क्या करूं? तो इसमें भी आपको मैंने सारा बता दिया है, आपको एसबीआई के थ्रू कैसे आपको यूपीआई बनवाना है और कैसे नेट बैंकिंग में आपको एज ए सेकेंड अकाउंट होल्डर ऐड होके अपने नेट बैंकिंग में उस अकाउंट को एक्सेस करना है। फिर एक पटेल जी हैं, उनका मैसेज आया हुआ है, माइनर के बैंक अकाउंट में यूपीआई की फैसिलिटी नहीं होती और 15 साल से कम एज के लिए नेट बैंकिंग भी अलाउ नहीं होता, आईपीओ कैसे अप्लाई करें? और अप स्टॉक ग्रो में माइनर अकाउंट ओपन होता है या नहीं? तो ग्रो में मैंने पहले ही बता दिया, ग्रो में नहीं होता, अप स्टॉक में ओपन होता है। और जिस टाइप से मैंने बताया, ये आपको जो बैंक की लिस्ट पहले बताई गई या एसबीआई, इस टाइप से आप करेंगे तो आपका पूरा मतलब आपका सारे क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा और आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने मतलब कुछ कमेंट थे जो हमने अपने कमेंट सेक्शन से उठाया था, जो हमें अच्छा लगा था। तो आई थिंक आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस बैंक में हमें अकाउंट ओपन करवाना है और किस बैंक में हमें अकाउंट ओपन नहीं करवाना है। तो ये तो हमने कुछ ही बैंकों का लिस्ट दिया और बहुत ढेर सारे बैंक हैं, बहुत से में ऐसी फैसिलिटी होगी किस बैंक में आपका अकाउंट है और कौन सा बैंक यूपीआई दे रहा है, कौन सा एसबा दे रहा है, कौन सा दोनों दे रहा है, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ से एसबीआई जो है ये ब्रांच में भी सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए हमने एसबीआई को काफ़ी डिटेल में यहाँ पे टेक केयर किया है कि काफ़ी डिटेल में सबको समझ में आ जाए कि एसबीआई में हमें कैसे कैसे क्या क्या स्टेप करना है, जिससे हमें यूपीआई भी मिल जाए, एसबा भी मिल जाए और इंटरनेट बैंकिंग भी मिल जाए। तो आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको इससे बेनिफिट लग रहा है तो आप इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।